नमस्कार। मैं मानस उपस्थित हूँ आप सबके बीच में कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के एक नए पाठ विकास। ये इकोनॉमिक्स का प्रथम चैप्टर है, तो इस विकास को हम समझते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि मानस अचल के ही नाम से चैनल बना हुआ है, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं पाठ जिसका नाम है विकास। तो ये सबसे पहले आते हैं कि विकास के बारे में सभी लोगों की धारणा अलग अलग होती है। अब यदि कोई कहे विकास करना है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमारी उम्मीदें क्या है, हमारी आकांक्षाएं क्या है। यदि हमारी उम्मीदें आकांक्षाएं यदि पूरी हो जाती है तो हम समझते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो अब एक ये यहाँ पर ज़रा इन चित्रों को देखिए। तो यहाँ पर इस चित्र में एक धनी आदमी का अपार्टमेंट है और गरीब आदमी यहाँ पर रिक्शा चला रहा है। तो ये दोनों के लिए विकास का अलग अलग अर्थ है। कौन किस प्रकार से क्या विकास समझता है। एक छात्र के रूप में हमारा विकास होगा कि यदि हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आ जाएं, अच्छा रिजल्ट लाएं, तो ये हमारे लिए विकास होगा। और भी देखते हैं किस प्रकार जो है विकास के कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। अब एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए क्या लक्ष्य है? ये चाहेगा कि इनको काम करने का अधिक दिन दिया जाए, बेहतर मजदूरी प्रदान की जाए और स्कूलों में उनके बच्चे का एडमिशन हो। पंजाब का एक समृद्ध किसान सोचेगा कि उसको उसकी उपज के लिए सरकार की ओर से जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हों। किसान जो बहुत गरीब है वो ये चाहेगा कि अच्छी मानसूनी वर्षा हो, उसे अच्छी फसल प्राप्त हो। इस प्रकार सभी व्यक्ति के इस शहरी बेरोजगार ये सोचेगा कि उसे शीघ्र ही एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पारिश्रमिक मिले। तो ये सभी व्यक्ति के ये विकास की आकांक्षाएं अलग अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस फिगर में ये दिखाया गया है कि इसमें ये जो अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी जो कार लेकर के जा रहा है, तो ये चाहेगा कि इसके लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हों ताकि वो आसानी से गाड़ी को ये कर सके। वहीं पर देखते हैं दूसरा जो है सड़क के किनारे में ही इसका घर है, तो ये चाहेगा कि इसके लिए अच्छा घर उपलब्ध हो सके ताकि ये इसके लिए विकास का ये मायने है। सभी व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग मायने हैं। यहाँ पर देखिए नर्मदा मजदूरों को दिखाया गया है। नर्मदा ये बांध जो बन रहे हैं उससे ये विस्थापित हो रहे हैं, तो इस वजह से ये सभी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये चाहेगा कि बांध की ऊंचाई कम की जाए और जो अमीर व्यक्ति हैं जिनको बांधों से फ़ायदा होने को है, वो चाहेगा कि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा ये उसको इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो। तो ये कभी कभी विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, कभी कभी अलग अलग भी होते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ये चाहेंगे कि उसकी आमदनी अच्छी हो। विकास के अलावा अन्य चीज़ों पर भी लोग गौर कर सकते हैं। इसके लिए जीवन की सुरक्षा, हम ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो। इसलिए हमारी जान की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। फिर प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, नियमित रोजगार मिले, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो इनकम के अलावा, आय के अलावा लोग इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहेंगे। फिर राष्ट्रीय विकास क्या होता है? राष्ट्रीय विकास के बारे में यदि सभी व्यक्ति के विकास के संबंध में लक्ष्य अलग अलग होंगे तो ये निश्चित रूप से है कि राष्ट्र के विकास के लिए लोग कैसे सहमत होंगे।
तो उसको हम लोग देखते हैं कि किसी देश का विकास किस प्रकार से मापा जाता है। यहाँ पर ये देखिए कि ये उसकी असमानता को दिखाया गया है। एक ये अमीर भी इसका दिखाया गया है और वहीं पर देखिए नीचे छोटी छोटी झोपड़ियों में भी लोग रह रहे हैं, तो ये असमानता को दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है कि विभिन्न देशों या राज्यों के विकास की तुलना किस प्रकार से की जाए। तो उसके लिए इसको मापने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये किस प्रकार से निकाली जाती है? अब ये किसी देश के सभी व्यक्तियों की टोटल आमदनी को जोड़ ली जाए तो ये क्या हो जाता है, किसी देश का इनकम हो जाता है। और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किसी देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से यदि भाग दे दिया जाता है तो ये क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। इस आधार पर देखिए 2006 में ये के अनुसार ये मापदंड बनाया गया था कि देशों को 3 कैटेगरी में, आर्थिक दृष्टि से देशों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कि वह देश जिसकी आमदनी 4,53,000 से 2004 में ही था, 4,53,000 या इससे ज़्यादा हो, उस देश को समृद्ध माना जाएगा। यानी ये ये क्या कहते हैं, इसको विकसित देश कहा गया है। उच्च आमदनी वाले देश, समृद्ध देश इसको कहा गया है। फिर जिसकी आमदनी 4,53 से लेकर के 37,000 के बीच में है, इसको मध्यम आय वाले देश, और जिसकी आमदनी 37,000 से नीचे, उससे निम्न आय वाले देश कहा गया है। भारत की आमदनी लगभग 28,000 के आसपास में होने के कारण इसको निम्न आय वाले देशों की कैटेगरी में बांटा गया। तो ये 3 कैटेगरी बनाई गई। ये 3 को भी फिर 2 में बांटा गया है। एक को कहते हैं विकसित देश, उच्च आय वाले देशों को विकसित देश, और मध्यम आय वाले देश और निम्न आय वाले देशों को विकासशील देशों की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत फायदेमंद है। क्या फ़ायदा है इसका? 2 देशों की तुलना करने में ये जरूरी, 2 देशों या 2 राज्यों की तुलना करने में, और प्रति व्यक्ति आय हम ये जान सकते हैं कि उस देश की आमदनी कितनी है, लेकिन इसकी सीमाएं भी है। इसके प्रति व्यक्ति आय से बहुत कुछ पता नहीं चलता है। इससे ये पता नहीं चलता कि आय का वितरण किस प्रकार से हुआ है, आमदनी किस प्रकार से बटी हुई है, तो ये पता नहीं चल पाता है। प्रतिस्पर्धा के लिए ठीक है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा भी मिलती है। फिर उसकी लिमिटेशंस में आते हैं। दूसरा है आय के वितरण का पता नहीं चलता है। फिर ये नहीं पता चलता है कि उस देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, तो ये सब उससे पता नहीं चल पाता है। तो ये फिर उसके बाद इसमें देखिए कितना अच्छा से फोटो में दिखाया गया है। इसमें देखिए सभी व्यक्ति, इन सब ने कुर्सी बनाई और सभी उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये देखिए कि ये एक ऐसा देश है जिसमें क्या किया गया है, इसमें अमीर आदमी देखिए 4 कुर्सी पर बैठा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर गरीब आदमी, 4 गरीब लोग 2 कुर्सियों पर बैठे हुए। जिसमें असमानताओं को दिखाया गया है, आर्थिक असमानता को। फिर इसके बाद आते हैं आय के मापने के और कौन कौन से मापदंड हो सकते हैं। तो एक है प्रति व्यक्ति आय। इसमें देखिए कि विभिन्न राज्यों की आय को विभिन्न राज्यों के बीच तुलना की गई है इनकम को लेकर के। पंजाब, केरल, बिहार, इसमें से पंजाब सबसे ज़्यादा समृद्ध है। तो फिर इसके अलावा ये तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बांटा ही गया है। इसके अलावा कुछ और मापदंड के आधार पर भी राज्यों की तुलना की जा सकती है। उसमें से है शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, और
5वीं तक के बच्चे पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों का कुल उपस्थिति। तो ये शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, ये सब कुछ मापदंड हैं, इसके आधार पर इसको बांटा गया है। तो ये हम लोग लगभग पाठ के मध्य में आ चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि इसमें से क्या है कि ये, इसको यदि फिर से देखें तो यहाँ पर देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर के मामले में बता दें कि जहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है वो राज्य उतना ही ज़्यादा विकसित है, और जहाँ पर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है वो उतना ही पिछड़ा हुआ है। फिर अटेंडेंस के मामले में, क्लास अटेंडेंस के मामले में जहाँ ज़्यादा है केरल सबसे बेहतर पोजीशन में है, और बिहार थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब विभिन्न देशों को मापने का एक तो हो गया प्रति व्यक्ति आय से मापा जा सकता है, और दूसरे बात एक और तरीके से इसको मापा जा सकता है। ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसको मापा गया है, विभिन्न देशों की तुलना की ये भारत और उसके पड़ोसी देशों की। फिर जन्म के समय संभावित आयु, इसमें से देखिए सबसे बेहतर पोजीशन में कौन है? श्रीलंका है। यहाँ के लोग 74 की एज तक जीते हैं, और बाकी 61, म्यांमार ये बस 61 साल की उम्र तक जीते हैं। फिर साक्षरता दर को देखें, लिटरेसी के मामले में श्रीलंका सबसे बेहतरीन है 91, और भारत पिछड़ा हुआ है, पाकिस्तान, नेपाल ये भी पिछड़े हुए, और बांग्लादेश तो और भी ज़्यादा है पीछे। 3 स्तरों के लिए नामांकन, ये कॉलेज स्तर पर है, 10+2+3। कॉलेज स्तर पर उच्च शिक्षा में प्रतिशत क्या है? तो इसमें सबसे बेहतर पोजीशन पर फिर से एक बार श्रीलंका है, और म्यांमार और ये पाकिस्तान बेचारा बहुत बुरी स्थिति में है। तो इन सब को मिला करके ये बनता है, इंडेक्स बनता है HDI। HDI क्या है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक। तो एक संस्था है UNDP, वो क्या करती है कि इन सभी स्टैंडर्ड पर विभिन्न देशों की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो उसमें ये इंडेक्स जो बनता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनता है, भारत के 126वां स्थान था। तो ये कुछ विशेष स्थान नहीं है जिसको और ज़्यादा प्राप्ति करने की उम्मीद है। अच्छा, ये दो, इसके बीच किस प्रकार से तुलना की जाए? एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि मनुष्य का हाइट और वेट उसके अनुपात में है या नहीं, इसको मापने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। वो ये है कि किसी व्यक्ति का वेट लिया जाए किलोग्राम में, और फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, और फिर इसको जो है लंबाई के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए। यदि ये 18.5 से कम है तो वो अल्पपोषित है, और ये 25 से अधिक है तो वो ओवरवेट है। तो ये इस आधार पर इसको मापा गया है। फिर आगे देखते हैं, यदि विकास की बात होती है तो लोग अंधाधुंध विकास, मतलब ये बिना भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का ध्यान दिए हुए सिर्फ वर्तमान की आवश्यकताओं का ख्याल किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो विकास की धारणा उसे कहेंगे जिसमें सतत पोषणीय विकास के लिए जगह हो, जिसमें हम लोग भावी पीढ़ी की आकांक्षाएं भी पूरी होती रहे, संसाधन भी हमारे भावी पीढ़ी के लिए बचे रहें, और देश का भी विकास चलता रहे। तो इसको जो है विकास की धारणीयता कहा गया है। और क्या हो रहा है कि अंधाधुंध विकास के कारण हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ये लगातार नीचे की ओर जा रहा है ना। तो ये हमारे अंधाधुंध विकास की वजह से हुआ है। कुछ सालों में और ज़्यादा पानी की कमी हम लोग महसूस कर सकते हैं। फिर
इसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन हो रहा है। पेट्रोलियम के मामले में कहा गया है कि लगभग वर्ल्ड में 137 बिलियन टन ही भंडार है और हार्डली ये 43 ईयर तक ही चलेगा, है ना। तो इसलिए इसको भी बचा करके रखने की आवश्यकता है। इसको भी बचा करके मतलब इसका उपयोग सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। यही विकास की धारणीयता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आंसर के लिए अब हम लोग देखें कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। चौथा नंबर, उपरोक्त में से सभी कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? श्रीलंका है। फिर इसमें से देखिए तीसरे का घ होगा। फिर विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का इस्तेमाल करता है? विश्व बैंक ये प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से मापता है। और क्या इसके लिमिटेशंस हैं? तो हाँ, तो इससे जो है स्वास्थ्य स्थिति का, साक्षरता का, ये सब का पता नहीं चल पाता, जीवन प्रत्याशा का पता नहीं चल पाता, और ये एक पक्षीय है। नेक्स्ट है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से किस प्रकार अलग है? वर्ल्ड बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के ही आधार पर मापता है, और जबकि यूएनडीपी स्वास्थ्य, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और 3 स्तरों के लिए नामांकन, बहुत सारे चीज़ों पर को ध्यान में रख करके ये करता है। तुलना करें, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास सूचकांक पंजाब से ऊंचा है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सहमत नहीं है। तो इसका कारण ये है प्रति व्यक्ति आय भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है, और कम से कम यदि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति की एक नज़र में यदि तुलना करनी हो तो प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है? तो कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब का। 50 साल के बाद क्या संभावनाएं हो सकती है? तो ये कोयला, डीजल लगभग सभी खत्म हो जाएंगे। धारणीयता का विषय विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो कोई भी देश अपने विकास के स्तर को बनाए रखना चाहेगा जिसमें भावी पीढ़ी की ज़रूरतें भी पूरी होती रहे। तो इसलिए धारणीयता का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संसाधन यदि खत्म हो जाएंगे तो भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। 10वां नंबर ये है कि सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन हैं, लेकिन लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, प्रकृति में सबके लिए सब कुछ है, लेकिन लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। हमारे इस पाठ को लाइक करना मत भूलिए, लाइक अवश्य ही करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मैं मानस आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अगले पाठ में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।